अब हम लोग देखते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट में अब सबसे पहले क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी है दीज आर इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं या फिर आयनिक कंपाउंड होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक कंपाउंड का मतलब ये है कि जब ये टूटते हैं तो आयन के फॉर्म में टूटते हैं। जैसे कि अगर NaCl हमारा सॉल्ट है, जब ये टूटेगा तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, तो ये हमारा क्या है, आयनिक कंपाउंड। तो जितने भी सॉल्ट होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि टूटने के बाद से आयन में चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस चार्ज में जो है वो चेंज हो जाते हैं। दूसरा क्या है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जब उनके अंदर आयन होंगे तो जब आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ही होगी, मतलब प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, जब जब माइनस चार्ज है तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ही होगी। तीसरा है दे आर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड एंड फॉर्म क्रिस्टल। ये जो है वो एक तरह के नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स होते हैं और एक तरह के क्रिस्टल बना लेते हैं। जैसे हमारा वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है वो बना लेता था क्रिस्टल, तो उसी तरह के ये भी नॉन वॉलेटाइल सॉलिड होते हैं जो एक तरह से क्रिस्टल बना लेते हैं। और चौथा है कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो द साल्ट में बी सॉल्युबल, इनसॉल्युबल और पार्शियली सॉल्युबल। तो जो सॉल्ट होते हैं या तो वो सॉल्युबल मतलब या तो घुल जाते हैं, या तो एकदम नहीं घुलते हैं, या तो जो है पार्शियली सॉल्युबल होते हैं मतलब कुछ कुछ घुलते हैं। उसके बाद से पहला क्या है हमारा सॉल्युबल। तो एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ साल्ट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। मतलब कह रहा है कि जो सॉल्युबल साल्ट होंगे वो 100 ml अगर वाटर है, अगर एक पानी है उसमें 100 ml है, अगर पानी 100 ml है तो उस पानी में 1 ग्राम सॉल्ट जो है वो घुल जाएगा। तो एटलीस्ट 1 ग्राम, कम से कम जो सॉल्युबल होगा वो 100 ml ऑफ वाटर में कम से कम 1 ग्राम तो जो सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा। 1 ग्राम सॉल्ट घुल जाएगा तो समझ जाएंगे कि वो सॉल्युबल है। और इनसॉल्युबल को हम कैसे पता करेंगे, तो इनसॉल्युबल में हमें ये पता करेंगे कि एटलीस्ट 0.1 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। मतलब कि तो इनसॉल्युबल का मतलब ये होता है कि इनसॉल्युबल जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि वो 100 ग्राम अगर हमारे पास वाटर है, मतलब 100 ग्राम अगर हमारे पास पानी है, उसमें इनसॉल्युबल अगर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ 0.1 घुलेगा। मतलब कि और साथ में पार्शियली सॉल्युबल है, मतलब कि कुछ कुछ अगर सॉल्युबल है तो वो अगर 100 ml अगर पानी है हमारे पास, उस 100 ml पानी में वो 0.1 ग्राम से लेकर के बीच में अगर घुलता है तो वो हम समझ जाएंगे कि वो पार्शियली सॉल्युबल है। मतलब कि हमारे पास सॉल्ट जो है 3 टाइप के, एक सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, एक पार्शियल सॉल्युबल। मान लेते हैं कि 100 ml हमारे पास क्या है, वाटर है। अभी इस 100 ml वाटर में अगर पूरा पूरा 1 ग्राम डिजॉल्व हो जा रहा है, मतलब कि अगर हमारा 1 ग्राम डिजॉल्व हो जा रहा है, 1 ग्राम हमारा सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, सॉल्युबल है। अगर 1 ग्राम नहीं डिजॉल्व होकर के सिर्फ 0.1 ही उसमें घुल रहा है तो वो हमारा इनसॉल्युबल है। अगर 100 ml वाटर में हमारा 0.1 ग्राम से लेकर के 1 ग्राम के बीच में अगर घुलता है तो वो हमारा पार्शियली सॉल्युबल है। ठीक है, जैसे कि सेम वही चीज़ है, मतलब 100 ml वाटर है, अब इस 100 ml में अगर हमारा 1 ग्राम हमारा सॉल्ट घुल गया, 100 ml वाटर में 1 ग्राम सॉल्ट घुल गया तो हमारा सॉल्युबल है, और 1 ग्राम नहीं घुला तो हमारा इनसॉल्युबल है। अगर 1 ग्राम से कम घुला, जैसे 0.8 घुला, तो वो हमारा पार्शियल सॉल्युबल है। आप समझ जाइए कि हमारा 100 ml है, उसमें से 1 ग्राम घुल गया तो हमारा सॉल्युबल वाटर है, सॉल्युबल सॉल्ट है। अगर 1 ग्राम नहीं घुला, बहुत कम घुला, मतलब 0.1 ग्राम घुला, तो वो इनसॉल्युबल है। अगर 0.1 या मान कि 0.7 घुला, 0.8 घुला, 0.5 घुला, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियल सॉल्युबल, मतलब कुछ कुछ घुलेगा। अब उसके बाद से यहाँ पर कुछ ग्राफ दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी का, कि मतलब किस प्रकार से कौन कौन टेम्परेचर के साथ में बढ़ते हैं और किस टाइप से घुलते हैं। तो ये दिया है सॉल्युबिलिटी इन ग्राम, ग्राम में सॉल्युबिलिटी दिया है, मतलब ये 20 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम। और यहाँ पर टेम्परेचर दिया है कि मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम उस प्रकार से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, किस टाइप की। सबसे पहले दिया हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट मतलब कि KNO3। अब KNO3 हमारा क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा ये जो KNO3 का ग्राफ है वैसे वैसे बढ़ रहा है। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे पोटेशियम नाइट्रेट उतना ही ज़्यादा घुलेगा। ये सीधे सीधे घुल रहा है, मतलब कि हमारा 100 पे है, ये 100 पे है, मतलब कि ये 100 पे ऊपर देखेंगे तो 100, और यहाँ से देखेंगे तो हमारा लगभग 60-70 पर लगभग आएगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी तेज़ी से हमारा पोटेशियम नाइट्रेट घुलेगा। उसके बाद से अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये देखो सोडियम क्लोराइड है, मतलब जैसे जैसे हम अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उस समय वो सोडियम क्लोराइड घुलेगा ही नहीं। कभी नमक को देखना, कभी भी नमक घोलना और घोलने के बाद से उसको गर्म करना, जब गर्म करेंगे तो नमक जो है वो नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब ये है
ये ग्राफ सीधा सीधा जा रहा है सोडियम क्लोराइड का, यानी कि ये सोडियम क्लोराइड घुलेगा ही नहीं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोडियम क्लोराइड हमारा घुलेगा नहीं। और तीसरा ग्राफ देखिए पोटेशियम क्लोराइड का, यानी कि KCl का। पोटेशियम क्लोराइड मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे ग्राफ बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, 20 टेम्परेचर है, फिर 40 है, फिर 60 है, फिर 80 है, फिर 100, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे हमारा पोटेशियम क्लोराइड जो धीरे धीरे घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, और ऐसे ऐसे ग्राफ ऊपर जा रहा है। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये जो है वो पोटेशियम क्लोराइड घुल रहा है। और ये पोटेशियम नाइट्रेट का क्या था कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे ये और तेज़ी से घुलता जा रहा था, एकदम शार्पर ग्राफ हो रहा था, मतलब और तेज़ी से घुलता जा रहा था। और ये पोटेशियम क्लोराइड घुल रहा है, लेकिन उतना तेज़ नहीं घुल रहा है, लेकिन हाँ फिर भी ये घुल रहा है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा ये घुल रहा है। और ये जो हमारा पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट, ये भी हमारा सेम वैसा ही ग्राफ है कि जब नॉर्मल रहता है तो कम घुलता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हल्का हल्का ये घुलता जाता है। और कैल्शियम सल्फेट होता है कि शुरू शुरू में देखो, कैल्शियम सल्फेट शुरू शुरू में घुला, उसके बाद से जाते जाते बाद में जो है जीरो हो गया, मतलब कि वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर जैसे जैसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं वैसे हमारा ये है कम घुलता रहता है। तो ये सॉल्युबिलिटी है, उतना है नहीं जरूरी, लेकिन आगे देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मतलब कौन कौन जो है वो सॉल्ट वाटर में घुल जाते हैं। तो ये है ऑल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर इनसॉल्युबल, जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कि वो घुलते नहीं हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है हमारा, कि जो हमारे सोडियम के और ये पोटेशियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो घुल जाते हैं। यानी कि अगर NaO टाइप का है और KO टाइप का है, तो उस टाइप का जो है हमारे ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। हाइड्रोक्साइड ऑफ NH4OH और NaH और K प्लस, मतलब कि ये इस सब के हाइड्रोक्साइड, मतलब कि NH4OH, हाइड्रोक्साइड मतलब कि NH4 के साथ में OH लगा दीजिए, सोडियम के साथ में OH लगा दीजिए, पोटेशियम के साथ में OH लगा दीजिए, मतलब कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी जो है एक्सेप्शन है, मतलब कि ये सभी हमारे हाइड्रोक्साइड घुल जाते हैं। यहाँ पर बोला है ना कि जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो घुलते नहीं हैं। लेकिन हमारे सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड ये घुल जाते हैं, और सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड भी घुल जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, मतलब कि सोडियम पोटेशियम के ऑक्साइड भी घुल जाते हैं, सोडियम पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड भी घुल जाते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, जितने भी ऑक्साइड होते हैं, वो सभी के सभी इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद से ऑल सॉल्ट ऑफ अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम आर सॉल्युबल इन वाटर। तो जितने भी हमारे सॉल्ट होते हैं अमोनियम के, सोडियम के, पोटेशियम के, वो सभी के सभी वाटर में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। हमको पता है यहाँ पर देखिए कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम, पोटेशियम के घुलते हैं। तो वैसे ही जो है वो हमारे जितने भी अमोनियम के हो गए, चाहे सोडियम के हो गए और चाहे पोटेशियम के हो गए, ये हमें वाटर में घुल जाते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। जितने भी नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। अभी हमने देखा कि जो वहाँ पर KNO3 का मतलब पोटेशियम नाइट्रेट था, KNO3 ऊपर एकदम ग्राफ सबसे तेज़ी से बढ़, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका ग्राफ बढ़ रहा था, मतलब कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी। तो जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं, जितने भी नाइट्राइट्स होते हैं, दोनों के दोनों हमारे सॉल्ट वाले जितने नाइट्राइट होते हैं, KNO3 हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं, घुलते हैं बहुत तेज़। तो ये सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जितने भी क्लोराइड होते हैं वो सभी के सभी सॉल्युबल होते हैं। HgCl2, AgCl, PbCl2 और PbCl2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ जब वाटर गर्म गर्म, मतलब कि जब हीट वाटर रहता है उसके साथ ये सिर्फ घुलते हैं, कोल्ड वाटर के साथ में ये नहीं घुलते। नहीं तो वैसे जितने भी क्लोराइड होते हैं वो सभी के सभी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं। लेकिन ये हमारे HgCl2, AgCl, PbCl2 ये ठंडे वाटर में नहीं घुलते, ये सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर में घुलते हैं। जितने भी हमारे सल्फेट होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। BaSO4 ये हमारा एग्जांपल दिया है कि ये बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और ये लेड सल्फेट, ये सभी के सभी हमारे एग्जांपल है कि ये सल्फेट हमारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ऑल सल्फाइड आर इनसॉल्युबल, जितने भी हमारे सल्फाइड होते हैं वो, जितने सल्फाइड सॉल्ट होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे Na2S, K2S, ये हमारा NH4 का होल ट्वाइस S, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड, ये सभी हमारे क्या है, इनसॉल्युबल होते हैं। तो ऑल कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल, जितने भी कार्बोनेट है वो भी इनसॉल्युबल होते हैं। एग्जांपल Na2CO3, K2CO3 और ये हमारे अमोनियम कार्बोनेट। तो जितने भी कार्बोनेट होते हैं वो सभी के सभी इनसॉल्युबल होते हैं। उसके बाद से जितने फॉस्फेट्स होते हैं वो भी इनसॉल्युबल होते हैं। Na3PO4, K2, K3PO4, ये सभी हमारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पर एक नज़र वापस से देख लीजिए कि जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन हमारे ऑक्साइड ऑफ सोडियम पोटेशियम, हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम पोटेशियम, अमोनियम, इन सब के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। वैसे हमारे जितने भी ऑक्साइड और सॉल्युबल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं।
दूसरा है कि जितने भी सॉल्ट, अमोनियम, पोटेशियम, ये सभी जितने भी सॉल्ट होते हैं, ऑल सॉल्ट ऑफ अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, इस जो अमोनियम हो गया ये NH4, और साथ में सोडियम हो गया और ये पोटेशियम हो गया, इसके जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं और जितने भी नाइट्राइट्स होते हैं, KNO3, ये सभी हमारे NaNO3, ये सभी हमारे जितने नाइट्रेट्स होते हैं वो सभी के सभी सॉल्युबल होते हैं। जितने क्लोराइड्स होते हैं वो सभी के सभी सॉल्युबल होते हैं, लेकिन सिर्फ ये होते हैं जो वाटर सॉल्युबल में, तब हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद से जितने सल्फेट्स होते हैं वो भी सॉल्युबल होते हैं, BaSO4, CaSO4, ये सभी हमारे सल्फेट है, ये भी सॉल्युबल होते हैं। लेकिन सल्फाइड्स हमारे इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब Na2S, K2S, ये हमारे इनसॉल्युबल होते हैं। जितने कार्बोनेट होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, जितने भी हमारे फॉस्फेट्स होते हैं वो भी इनसॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है कि मतलब कि सॉल्ट की रिएक्शन हम वाटर के साथ में कराते हैं तो क्या करते हैं, सेम वही चीज़ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाली, कि जब हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में कराते थे तो हमें क्या मिलता था, सॉल्ट मिलता था, और साथ में हमें क्या मिलता था, सॉल्ट मिलता था, और फिर साथ में हमें वाटर यानी कि H2O मिलता था। अब सेम वही चीज़ कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब जब साल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ में कराएंगे तो क्या मिलेगा, बस उल्टा कर दीजिए कि हमें एसिड मिलेगा और बेस मिलेगा, ख़त्म। तो देखिए यहाँ पे द इंटरेक्शन ऑफ सॉल्ट विथ वाटर, सॉल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ में कराएंगे तो हमें गिव एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस। मतलब कि जब कभी हम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एसिडिक कंपाउंड मिलेगा, या तो बेसिक कंपाउंड यानी कि एसिड मिलेगा, या बेस मिलेगा, या फिर कोई न्यूट्रल कंपाउंड मिलेगा जिसको हम लोग बोल देंगे हाइड्रोलिसिस। या फिर दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है हमारा कि इंटरेक्शन ऑफ द आयन, interaction of the ion salt with H plus and OH ion water to give acidic basic neutral solution is called hydrolysis। मतलब कि जब हम कभी इंटरेक्शन ऑफ आयन, किसी भी आयन की रिएक्शन करवाएंगे किसी एसिड के साथ में, मतलब एसिड में H प्लस मतलब एसिड और OH माइनस मतलब बेसिक, तो इन सभी आयन के साथ में कराएंगे तो हमें एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल कंपाउंड हमें देंगे, और इसको हम लोग बोलते थे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस में जब कभी किसी सॉल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं तो वो हमें एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सोल्यूशन देता है जिसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कह देते हैं। और साथ में कोई भी अगर हमारा इंटरेक्शन है जिसके साथ में, मतलब किसी भी साल्ट के आयन की रिएक्शन H प्लस के साथ में OH माइनस के साथ में कराते हैं तो हमें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन हमें देता है जिसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कह देते हैं। अब एग्जांपल में हाइड्रोलिसिस में क्या क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, मतलब कि हमें रिएक्शन हम करवा रहे हैं लेकिन हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। देखते हैं नीचे है क्या, हाँ ये है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ये हमारा है ना हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस मतलब सॉल्ट के हम वाटर के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन उस समय सॉल्ट मतलब क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और वीक हमारा बेस होना चाहिए, तो हमारा उस समय क्या बनेगा, देख लीजिए क्या बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड दे गिव एसिडिक सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब कि एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हमारा प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एसिड ही मिलेगा। तो वही कह रहा है कि दे गिव एसिडिक सोल्यूशन इन वाटर, मतलब कि जब कभी भी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं किसी साल्ट का, किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में और एंड वीक बेस के साथ में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ में कराते हैं तो हमें एसिडिक कंपाउंड देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा ये हमारा HCl है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये FeOH है, ये हमारा क्या है, वीक बेस है, तो ये हमें क्या देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हमें कैसा देगा, एसिडिक कंपाउंड देगा। FeCl3 ये हमारा क्या है, एसिडिक कंपाउंड है। उसके बाद से वैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 है और ये हमारा CuOH का होल टच है, वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो हमें क्या देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमें कुछ मतलब एसिड देगा हमें, सोल्यूशन में, वाटर के सोल्यूशन में हमें क्या देगा, एसिडिक कंपाउंड देगा। FeCl3 एसिड है, CuSO4 एसिड है, तो ये हमारा जब हम कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ में कराएंगे तो हमें लगभग एसिडिक एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसलिए हमारा एसिडिक। अब यहीं पर हमारा वीक स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो हमें यहाँ पर बेसिक कंपाउंड मिलेगा, बेसिक सोल्यूशन मिलेगा वाटर में, तो ये हमारा वाटर में कैसा कंपाउंड मिलेगा, एसिडिक। वाटर में कैसा कंपाउंड मिलेगा, एसिडिक, कॉपर सल्फेट, ये एसिडिक है, ठीक है। अब दूसरा है कि जब कभी भी हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट करवाते हैं, कब, वीक एसिड में और स्ट्रॉन्ग बेस में, तो स्ट्रॉन्ग बेस में कराएंगे तो हमें कैसा कंपाउंड मिलेगा, बेसिक मिलेगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड था तो स्ट्रॉन्ग, मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड कंपाउंड ले रहे थे तो वाटर में हमारा एसिड सोल्यूशन मिल रहा था, और जब हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, बेसिक सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा वीक एसिड है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है,
स्ट्रॉन्ग बेस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, H2CO3 हमारा वीक एसिड है। तो हमें जो वाटर में सोल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बेसिक मिलेगा। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ये हमारा बेसिक है, तो इस वाटर में हमें कैसा मिलेगा, बेसिक। सी वाला, जब हमारे पास वीक एसिड हो और वीक बेस हो, दो कंपाउंड हमने ऊपर पढ़ लिया, मतलब कि पहला तो हमारा क्या था, वीक एसिड था और स्ट्रॉन्ग बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें उस समय क्या मिल रहा था, बेसिक सोल्यूशन मिल रहा था। और जब हमारा वीक बेस था और स्ट्रॉन्ग एसिड था, दूसरा वीक बेस था और स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो वाटर के सोल्यूशन में कैसा कंपाउंड मिलता था हमें, सोल्यूशन हमारा एसिडिक था, एसिडिक सोल्यूशन था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था इसलिए एसिडिक सोल्यूशन। अब जब दोनों ही वीक हो, मतलब वीक एसिड भी है और वीक हमारा क्या है, बेस भी है, तो हमें वो क्या देगा, जब वीक दोनों ही वीक हैं तो हमें क्या देगा, तो वो हमें या तो जो है वो एसिडिक दे सकता है, या तो हमें न्यूट्रल दे सकता है, या तो हमें बेसिक दे सकता है। तीनों में से कोई भी वो सोल्यूशन दे सकता है जब दोनों वीक रहेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, दोनों का बराबर बराबर हक है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड था तो स्ट्रॉन्ग दे रहा था, स्ट्रॉन्ग बेस था तो वो हमारा बेसिक कंपाउंड दे रहा था, जो ज़्यादा था वो ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। अब जब दोनों ही वीक है तो आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे, बराबर बराबर हिस्सेदारी है, तो वो या तो हमें एसिडिक दे सकते हैं, या तो हमें बेसिक दे सकते हैं, और या तो हमें न्यूट्रल दे सकते हैं। ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा, मतलब कि जब कभी हम वीक एसिड और वीक बेस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, या तो हमें न्यूट्रल कंपाउंड मिलेगा, या तो बेसिक मिलेगा, और या तो जो है वो एसिडिक मिलेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का हमारा एसिड है, किस टाइप का बेस है, और साल्ट किस टाइप का प्रोड्यूस हो रहा है। एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर दिया हुआ है अमोनियम एसीटेट, CH3COONH4, ये अमोनियम एसीटेट है। अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस, और CO3, यहाँ पर उल्टा कुछ लिखा हुआ है थोड़ा सा, NH4 का ऐसे करके NH4 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर CO3 दिया है, अमोनियम कार्बोनेट दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वीक एसिड और वीक बेस दोनों बराबर है, तो उस समय हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। किस टाइप का मिलेगा, आगे देखते हैं। सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब चौथा कंडीशन हमारा क्या है, कि दोनों ही हमारे स्ट्रॉन्ग हो गए। पहली कंडीशन क्या थी, कि हमारा एक ही स्ट्रॉन्ग था, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो उस समय हमें कंपाउंड कैसा मिल रहा था, एसिडिक मिला था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था। दूसरा हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस था और वीक क्या था हमारा, एसिड था, तो उस समय हमें बेसिक कंपाउंड मिला था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस था। तीसरा हमारा क्या था, कि हमारा वीक एसिड था और वीक बेस था, दोनों ही वीक थे, तो उस समय हमें न्यूट्रल वगैरह सब कुछ मिल जा रहा था, न्यूट्रल कंपाउंड और ये सब कंपाउंड मिल जा रहे थे, न्यूट्रल एसिड बेसिक कुछ भी मिल जा रहे थे। एग्जांपल में याद रखना, ये जो हमारा ये जो रिएक्शन ये जो बना हुआ है अमोनियम एसीटेट, ये किसके रिएक्शन के से बना हुआ है, वीक एसिड और वीक बेस के साथ में रिएक्शन के साथ बना हुआ है। ये हमारा वीक एसिड वीक बेस के साथ में रिएक्शन से बना हुआ है। अब उसके बाद से कह रहा है कि डी वाला, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो है वो सॉल्ट हमारा क्या होगा, तो दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन वाटर एंड एक्वस सोल्यूशन आर न्यूट्रल। ये जो है वो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे तो ये हाइड्रोलिसिस, वाटर के हाइड्रोलिसिस में नहीं जाते हैं, और इनका सोल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। एग्जांपल में NaCl, KCl और KNO3 और NaNO3। ठीक है, अब उसके बाद से आगे है उसी में लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, कि किस तरीके से हम बना सकते हैं सॉल्युबल साल्ट। तो सबसे पहले हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट। तो बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब कि सीधे सीधे एलिमेंट को मिला देंगे तो हमारा एक तरह से सॉल्युबल साल्ट बन जाएगा। जैसे कि हमारा ये सोडियम क्लोराइड है, एग्जांपल में दिया है कि NaCl हमारा क्या है, सॉल्युबल है। सॉल्युबल मतलब वाटर में घुलने वाला है, सॉल्युबल कंपाउंड है, सॉल्युबल सॉल्ट है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे NaCl को, तो हम पहला रिएक्शन हमारी कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट है उनकी हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करा दें। मतलब कि हमारा सोडियम है, ये हमारा क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। वैसे ही Fe और Cl है, ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट है, इन दोनों की रिएक्शन हम करवा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फेरिक क्लोराइड, ये भी हमारा सॉल्ट है। तो ये हमारा सॉल्ट बनाने की रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे, कभी भी मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ में करा देंगे तो हमारा सॉल्ट बन जाएगा, मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ में करा देंगे तो हमारा सॉल्ट बन जाएगा। तो ये जो है वो हमारे दोनों दोनों क्या है, सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट बनाने का सबसे पहला मेथड क्या है, कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब कि एलिमेंट को सीधे सीधे हम मिला देते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा सोडियम और क्लोराइड की रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है जो कि सॉल्युबल है। Fe और Cl2 ये भी हमारा सॉल्युबल है, FeCl3 फेरिक क्लोराइड। अब दूसरा बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक रिएक्शन, एक जो है वो दूसरे को हटा देगा।
मतलब कि एक वाला दूसरे को हटाएगा, जो मोर रिएक्टिव रहेगा वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, हटा देगा, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, दिखा रहे हैं कि ये ए फिर प्लस बी सी हमें क्या दे रहा है, ए सी और फिर प्लस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि यहाँ पर ए अकेला था और इस सी के साथ में ये बी बैठा था, और ये ए हमारा क्या है, मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव है तो ये जाएगा यहाँ पर रिएक्शन करेगा, तो ए के साथ में ये सी के साथ में ए बैठ जाएगा, तो ये हमारा ए सी कंपाउंड बनेगा और बी बाहर निकल जाएगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि ए हमारा मोर रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक वाला दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, तो बी सी है। अब इस बी सी के साथ में ये ए वाला बैठ गया तो ए सी बन गया और बी हमारा बाहर निकल गया। सेम वैसे समझिए, एक हमारा चेयर है और इस चेयर पे कोई बैठा हुआ है और ये हमारा कोई दूसरा है, और यहाँ पे मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये कोई दूसरा है, ये कोई दूसरा है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। अब ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट यहाँ पर जब जाएगा तो ये इसको हटा देगा, इस वाले को हटा देगा, और हटाने के बाद से हमारा क्या बना देगा, जो हमारा ऐसे कुछ कंपाउंड करके अपने खुद यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, और जो हमारा रेड वाला है वो किनारे बैठा देगा, उसको हटा देगा उसको। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है और हटा करके अपने खुद उस चेयर पर बैठ जाएगा, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको बाहर निकाल देगा। सेम वही यहाँ पर हुआ है, ए प्लस बी सी के साथ में ए वाला जो है वो बैठ गया है, इस सी को हटा करके मतलब इस सी के साथ में ए वाला रिएक्शन कर दिया और इस बी वाले को हटा दिया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हम बना सकते हैं हमारा सॉल्युबल सॉल्ट। एग्जांपल में देख लीजिए, जिंक है और ये H2SO4 है, तो यहाँ से ये H2 को हटा देगा और ZnSO4 बन गया, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बन गया और H2 को बाहर निकाल दिया। क्यों, क्योंकि Zn हमारा जिंक जो है क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव है तो इस हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, जिंक सल्फेट बना दिया जो कि सॉल्ट है, और ये हमारा क्या है, सॉल्युबल सॉल्ट है। दूसरा एग्जांपल है Mg और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ HCl। अब ये Mg जो है वो हटा देगा, इस Cl के साथ में रिएक्ट कर लेगा और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि H2 हमारा क्या निकल जाएगा बाहर, MgCl2 हमारा बन जाएगा, और MgCl2 हमारा क्या है, एक तरह का सॉल्ट है। ठीक है, आगे आते हैं बाई न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विथ बेस। तो इससे भी हम जो है वो सॉल्ट बना सकते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट बना सकते हैं। जैसे किसी भी एसिड रिएक्शन बेस के साथ में कराएंगे तो हमारा सॉल्ट बनेगा ही बनेगा और साथ में वाटर निकलेगा। सेम वो वही रिएक्शन है, ये सॉल्ट बनाने की ही रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन हम लोग पहले पढ़े कि जब हम मेटल के साथ में नॉन मेटल की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा सॉल्ट बनेगा। बस यहाँ पर ये दे दिया है कि ये सॉल्युबल सॉल्ट, बस इतना ही दिया है। सॉल्ट तो ये भी है, जब एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एसिड कह रहे हैं, मेटल की नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारा सॉल्ट बन जाएगा, मेटल की नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। बस यहाँ पर ये दे दिया कि ये हमारा सॉल्युबल सॉल्ट हो गया है। अब उसके बाद से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी हम लोग पीछे पढ़े थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है और खुद रिएक्ट करता है, तो जिंक सल्फेट बना दिया, ये हमारा सॉल्ट है, बस वाटर सॉल्युबल है ये, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। वैसे हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारा क्या होता है, सेम वही कि एसिड रिएक्शन बेस के साथ में कराएंगे तो हमारा सॉल्ट बन जाएगा और साथ में वाटर बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है HNO3 और NaOH, ये हमारा मेटल है, ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है। एसिड बेस की रिएक्शन कराएंगे NaNO3 बनेगा, यहाँ का Na और ये NO3, NaNO3 बन गया और साथ में वाटर बाहर रिलीज हो गया। अब सेम वही यहाँ पर भी है, ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है, एसिड बेस की रिएक्शन होगी, सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर, सोडियम क्लोराइड मतलब साल्ट बनेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। सेम वहाँ पर भी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और साथ में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na2SO4 बन जाएगा और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। अब फोर्थ वाली रिएक्शन देखिए, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एसिड। डिकम्पोज करना मतलब तोड़ना, तोड़ करके हम किस प्रकार से सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर इतना पढ़ने का मतलब कुछ है नहीं, सेम ये रिएक्शन देख लेते हैं और यही रिएक्शन जो है वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। सेम वही रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है कि क्या चीज़ किस क्या करके बना देता है, एक बता देंगे। डिकम्पोजिशन मतलब होता है डिकम्पोज करना, डिकम्पोज मतलब होता है तोड़ना बाय द एसिड, एसिड के साथ में। देखिए ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। एसिड के साथ में हमने इसकी रिएक्शन कराई तो ये एसिड इसको तोड़ेगा और जब तोड़ेगा तो क्या बना देगा, NaCl बना देगा, H2O बना देगा, CO2। ये रिएक्शन हमने बहुत शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि जब NaHCO3 हो या फिर मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट हो या फिर सोडियम कार्बोनेट हो तो CO2 गैस निकालते हैं और साल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर। ये पहले ही रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। सेम वही रिएक्शन है कि NaHCO3 HCl
ये हमारे दोनों रिएक्शन करेगा। तो जब कहीं भी CO3 दिखे तो CO2 बाहर निकाल दो, NO3 दिखे तो हमें NO2 गैस बाहर निकाल देनी है। तो यहाँ पर हमारा CO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, एसिड के साथ में रिएक्शन करा है, सोडियम क्लोराइड बन गया और वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। वैसे हमारा ZnCO3 है, वो यहाँ भी CO2 बाहर निकालेंगे और ZnNO3 का होल ट्वाइस बना देगा। सेम वही रिएक्शन यहाँ पर ऊपर में वही लिखा हुआ है कि डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 की जब HCl के साथ में कराते हैं तो हमारा क्या रिएक्शन होता है, वही नीचे यहाँ पर दिया है 1 2 3 हेडिंग करके। वैसे हमारे यहाँ पर KNO3 है, जब NO3 है और H2SO4 है तो हमारा KHSO4 बन गया, पोटेशियम बाइसल्फेट बन गया और साथ में HNO3 बन गया। सेम वैसे ऊपर वाले रिएक्शन तो हम लोग अभी पढ़ के ही आए हैं जस्ट कि सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ में करा देंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा और साथ में HCl गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो बस ये डिकम्पोजिशन ये याद रखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा किसी भी जो हमारा मतलब बाइकार्बोनेट हो गए, कार्बोनेट हो गया या फिर क्लोराइड हो गया या फिर नाइट्रेट्स हो गए, इनको एसिड के साथ में रिएक्ट करवा करके तोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें ये NaCl मिल जाता है। तो सीधे सीधे आप बना के भी लिख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम एसिड के साथ में किसी भी सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन या फिर किसी कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमें सॉल्ट देता है और साथ में गैस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर HCl ये सभी निकल जाते हैं। तो ये हमें लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। बाकी 1 2 एग्जाम्पल याद रखने ने बस, और कुछ नहीं, क्योंकि आएगा एक बार तो बस इतना पूछेगा व्हाट इज या तो ऐसे ही दे देगा गिव एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन बाय एसिड एंड गिव सॉल्ट, तो आपको रिएक्शन करवा देनी है। ये NaHCO3 के साथ में HCl के साथ में तो हमारे जो है वो CO2 गैस बाहर निकाल देगा, साथ में वाटर और साथ में NaCl। ठीक है, तो वही वाली ये रिएक्शन एक बता देनी है बस, एग्जाम्पल में बस यही पूछेगा और कुछ नहीं। आपको ऐसा नहीं कि पूरा पूरा लिखना ही पड़ेगा। अब उसके बाद से बाय द एक्शन ऑफ मेटल विथ एल्कली, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि जब किसी ये बस वहाँ पर शुरू में हम लोग पढ़े थे कि रिएक्टिव मेटल्स की रिएक्शन जब एल्कलीज बेस के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है, ये भी रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो ये Zn है, जिंक है, NaOH है हमारा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। वैसे ही हमारा ये भी है, NaOH की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ में कराई तो NaAlO2 बन गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया और साथ में हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब 6 वाली रिएक्शन है कि बाई कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड विथ बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड के साथ में Na2SO3 बना देंगे, ये हमारी जो है वो रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलिए और अभी है क्या, ठीक है।